हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। हमने अभी तक पैलियोलिथिक एज के बारे में देख लिया, मेसोलिथिक एज के बारे में देख लिया। मेसोलिथिक एज में श्रेया सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से आए? M=M, माइक्रोलिथ। क्या खास बात होती है माइक्रोलिथ के बारे में और ये पैलियोलिथिक टूल से कैसे अलग होते हैं? ज़रा बताओ इन लोगों को। शार्प होते हैं और हाँ स्मॉलर होते हैं। तो स्मॉलर अगर होते तो उससे फ़ायदा क्या? छोटे छोटे काम के मतलब काम आ जाते हैं, प्रिसाइज। वेरी गुड। एनिमल्स, चिड़ियों को मारने में, है ना। अच्छा, वहाँ पर एक टर्म और मेंशन थी। चलो ठीक है, माइक्रोलिथ्स तो वो हैं। ज़रा गौरव और आशिमा को फिर कॉम्पोजिट टूल भी बताओ कि क्या होते हैं माइक्रोलिथ्स। हाउ दे वर्क एज ए कॉम्पोजिट टूल, इसका मतलब क्या होता है? या वुड पे लगा के या बोन पे लगा के, हड्डी। ठीक है, क्या होगा गौरव, आशमा? जैसे कोई एक हड्डी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ये लिया, इसके आगे जाके आशिमा एक माइक्रोलिथ का टूल अटैच कर दिया, बन गया ना कि वेपन। तो दिस इज वेपन 1, सॉरी दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2। 1 + 2 इज फॉर्मिंग 3, अ न्यू ऑब्जेक्ट, और इसी को बोला जाता है कॉम्पोजिट टूल। समझ गए? अब बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक जाने के लिए कौन सी एज से गुजरना पड़ता है श्रेया में? अरे नहीं, एज मेसोलिथिक से गुजरना पड़ता है। जैसे लक्ष्मीकांत में आशमा गिवन होते हैं नंबर, ये मैं इनको बता रहा था श्रेया वगैरह को, ये यहाँ पर भी देख लिया करो। ये एंड में नहीं जाना है, इसके लिए पूनम दत्ता दहिया में यहाँ पर आना है लास्ट में, ठीक है। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नियो, विच मीन्स न्यू, एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो हम इस एज को कैसे कह सकते हैं? न्यू स्टोन एज। यहाँ पर ना टूल्स की एक खास बात देखने को मिलेगी श्रेया। जैसे पैलियोलिथिक के टूल्स कैसे थे? रफ, रग्ड, लार्ज इन साइज, राइट। मेसोलिथिक एज के टूल्स की पहचान माइक्रोलिथ्स, कॉम्पोजिट। नियोलिथिक के टूल्स की पहचान है, वेरी गुड, पॉलिश टूल्स। शाबाश गौरव। अब यहां पर आप देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। इंसानी जीवन में अहम परिवर्तन, आशिमा, गौरव, जो पूरा का पूरा जो आया ना, वो नियोलिथिक एज से आना शुरू होता है। क्यों? इस एज को श्रेया, मयूर, हम लोग रिमार्केबल एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अ एज ऑफ फूड प्रोडक्शन। अगर फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो यहां पर मैं एक चीज बोल दूं, अब गैदरिंग नहीं हो रही, अब क्या हो रही है? कल्टीवेशन हो रही है। तो हाँ, अल्टीमेटली क्या डेवलप हुआ? एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में नियोलिथिक एज इमर्ज हुई अराउंड 8000 to 6000 BC। तो नियोलिथिक एज इमर्ज होती है अराउंड 8000 to 6000 BC, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर, लाइक इन दक्षिण भारत और पूर्व भारत, ईस्टर्न इंडिया, इट इज एज लेट एज 1000 BC ऑल्सो। अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब ये एज जो थी वो कायम रही, कहीं पर जल्दी खत्म हो गई, कहीं पर लेट शुरुआत हो गई। यानी कि देख रहे हो, अगर मुझे इसको 8000 to 6000 कह रहा था, अब अगर मुझे लिखना हो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 8000 to 1000 BC। इसकी जो सिग्निफिकेंस है प्री हिस्ट्री में, इसको इस फैक्ट से जाना जा सकता है। एक हिस्टोरियन थे, वी गॉर्डन चाइल्डे, क्या नाम था इनका? वी गॉर्डन चाइल्डे, इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है ये।
इन्होंने क्योंकि न्यूलिथिक फेज को एक फेज नहीं बोला, इन्होंने बोला कि न्यूलिथिक एज में, उस फेज में, उस दौरान 8000 से लेकर 6000 तक या 8000 से लेकर किसी किसी रीजन में 1000 BC तक जो भी घटनाक्रम हुए वो नॉर्मल घटनाएं नहीं थी, वो एक अपने आप में इंसानी जीवन का जब से विकास हुआ है, जब से इंसान ने खाना पीना, जानवरों को मारना, पत्थर बनाना, टूल्स बनाना सीखा है, उसी की दिशा में आगे चलते हुए एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी फेज था ये। तो इन्होंने न्यूलिथिक फेज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला है। अभी हम इसके पीछे रीजन जानेंगे, सिर्फ ऐसा बोलने से नहीं होता कि इन्होंने बोल दिया रेवोल्यूशन, मैं मानकर बैठ जाऊँ, क्यों मानूँ भाई। अभी हम इस पॉइंट को, इनके इस चीज़ को प्रूफ के तौर पर देखेंगे कि हम क्यों न्यूलिथिक फेज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। छोटी सी एक बात, सबसे पहले इसको रेवोल्यूशन इसलिए बोला गया न्यूलिथिक फेज को, बिकॉज यहाँ पर हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। इंसानी जीवन अभी तक जैसे चल रहा था उसमें एक ट्विस्ट आया, एक टर्न आया विद रिगार्ड टू इंसान की सामाजिक जिंदगी और आर्थिक जिंदगी, जिसने आगे चलकर इंसानों के जीवन की दिशा और दशा को बदल के रख दिया। अब अगर यार हम इतनी तारीफ कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए ना ऐसा क्या ही हो गया था भाई कि यार पूरी दिशा और दशा बदल के रख दी इस टाइम ने। नंबर, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता कि इंसान अपना खुद का खाना बनाना सीख जाए। बनाना कह रहा हूं मैं, नॉट गैदर करना। सबसे पहले जो टूल्स बने थे इंसानों ने उसको क्यों बनाया था? प्राइमरी मोटिव उनका क्या था? रोज सुबह उठकर क्या करना है? हंटिंग। आगे चलकर कुछ कुछ टूल्स क्या करेंगे? कुछ प्लांट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए ऑलरेडी, गैदरिंग है ना, बेरीज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी जो लगे हुए हैं पेड़ों पे, हर्ब्स, श्रब्स, ग्रासेस, गैदर करना है इसको। अब इंसानों ने क्या सीखा कि हम अपना खाना खुद से ग्रो करेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर की देखभाल करने के लिए जिस जगह पर ये रह रहे हैं तो इनको कुछ पालतू जानवर भी पसंद आ गए, जो कि इनको लगा ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, हमें काटेंगे नहीं, हमें मारेंगे नहीं, हमें खाएंगे नहीं, और हमें चौकन्ना कर देंगे अगर कोई दूसरे जानवर अगर यहाँ पर आ गए। इस तरह की टोन हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ी है ना श्रेया, है ना। और एग्रीकल्चर की शुरुआत दोस्तों मुझे बताओ कहाँ से होती है? इस टॉपिक को आगे स्टार्ट कराने से पहले कैसे इनको पता लगा कि मतलब खाना उगाया भी जा सकता है? क्या हो गया था ऐसा? एक दिन इन्होंने देखा जब भी हमसे खाते पीते कुछ ग्रेन्स किसी जगह पर गिर जाते हैं, 2-4 दिन में उनमें अंकुर फूट जाता है ना, और कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दिया जाए तो बड़ी बड़ी उनमें से ये रूट्स निकल आती हैं, और ये कहते थे यार ये टेस्ट तो वैसे ही लग रहा है जैसा हम गैदर करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में, फॉर एग्जांपल एक जगह में हम ये बीज अगर एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में ऐसे 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 करके डाल दें, तो हमें कल को ये पता लग जाएगा कि हमने यहां ग्रो कर रखा है इन प्लांट्स को, और आराम से फिर हम इन्हें खा सकते हैं, राइट। एक ऑर्डर बना दिया ना पूरे का पूरा, तो ये इनके लिए कैसी फील्ड बन गई? एग्रीकल्चर फील्ड। यहां पर ये कोई भी अन्य एक्टिविटी करना क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, राइट। और क्या इस टाइम तक इंसान को फायर की नॉलेज थी? फायर की नॉलेज काफी पहले आ चुकी थी, ठीक है। तो यूज ऑफ, अच्छा फायर, ये कुक्ड फूड अच्छा फूड होता है, टेस्टी होता है, इनको ये कैसे पता लगा? फायर तो बाद में आई ना। हाँ, बिजली गिर गई सामने बकरी के ऊपर, है ना, रोस्ट हो गई, वो खा के देखा, क्या बात है यार, टेस्ट ही अलग सा लग रहा है, बेहतरीन, तो वो अलग से ही लग रहा है ना। तो
उसके लिए या उससे इंस्पिरेशन लेते हुए उनको ये पता लगा कि जो आग है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कोट फूड। उसके बाद यूज ऑफ शार्प एंड पॉलिश न्यूलिथिक टूल्स, इट मेड इट इजियर टू कल्टिवेट सॉइल। सॉइल को अपटर्न करना। एंड न्यूलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी, हॉर्स ग्राम जिसको बोला जाता था कुलाठी। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टाइम पर बोला जाता था, लेकिन वैसे ही बोला जाता था। ठीक है, तो ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग कैटल, शीप एंड गोट्स एंड एज अ रिजल्ट एक सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के तौर पर ये इमर्ज हुए। ओके, दिखा रहा हूँ। रागी होता है फिंगर मिलेट। ओके, खाने में डलता है एंड हाँ, खाने वगैरह में भी डलता है। इसकी चपातियाँ भी बनती हैं एंड गरम होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हाँ, रागी देख लिया ना आपने, यहीं से दिखा देता हूँ। ये रागी और ये है रागी का प्लांट। दूसरा है हॉर्स ग्राम जिसको कुलाठी बोलते हैं बड़े सारे रीजन्स में। कभी भी ऐसा मत सोचना जब भी आप एक बात बताऊँ, मॉडर्न एम्पायर से पहले पहले जब भी आप कुछ जैसे कोई टर्म देख रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो और ब्रैकेट में कोई टर्म लिखी हुई है यार, तो हड़प्पा तक तो वैसे भी कुछ वेरीफाई करा ही नहीं जा सकता। तो ये तो आप समझ जाना, मैं कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि उस ज़माने में ऐसा बोला जाता था। अरे कुछ डिसाइफर्ड ही नहीं है, इसको बड़े सारे रीजन्स में बोला जाता है। हाँ, हॉर्स ग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज हॉर्स ग्राम। ठीक है, नॉर्मल ग्राम होता है चना आपका, ये एक प्रकार की दाल होती है। स्प्राउटेड फॉर्म में होती है, मतलब बेसिकली ये। और नॉर्मल ग्राम आप जानते ही हो, ये आपके चने, छोले जिसको कई लोग कहते हैं। ठीक है, फैबासिए कहते हैं इसको हम लोग। साइंटिफिक नेम है इसका मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, यहाँ लिखा हुआ है। ये एक लेग्यूम है। लेग्यूम का मतलब क्या होता है, ईवीएस में क्या पढ़ा था हमने? हाँ, रूट्स होती है इनके पास अच्छी खासी, है ना। और राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद पहला फैक्टर समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ूँ? कहाँ पर? हाँ हाँ ठीक है, वो बोलते हैं अलग अलग रीजन में। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्मल ग्राम आपका चना होता है। ठीक है, और ये कुछ आपको ऐसा दिखता है। लेग्यूम एक्चुअली दाल ही होती है, ज़रूरी नहीं हो चने की दाल हो। हमारे पूर्वज कौन सी एज में आते हैं श्रेया? हमारे जो पूर्वज हैं मयूर, आपके, मेरे, हम सबके, आश्रम में कौन सी एज में आते हैं? अबे किसी का बाप नहीं बता सकता ये। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पूर्वज कब आते हैं? है ना, अल्टीमेटली। हाँ, होमो, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, होमो सेपियंस यार। आपको तो फिर ये कहना चाहिए ना कि इंसान कब आते हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए फिर तो। ठीक है, इस चीज़ को तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। मैं आपके पूर्वज पूछ रहा हूँ, मतलब तुम्हारे पूर्वज होमो सेपियंस से शुरू आते, उससे पहले कुछ इंसान नहीं थे, वो डायरेक्ट अवतारी बन के पैदा हुए होमो सेपियंस के। वो हैं, है ना, कि ये होमो सेपियंस हैं, ये कोरा की फैमिली, ये दुबे की फैमिली, ये पाल की फैमिली, बढ़ो आगे, है ना। विष्णु जी ने उठाकर रख दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो मैंने बोला किसी का बाप नहीं बता सकता ये तो।
इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी. नियोलिथिक मैन इनोवेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स. और स्टोन टूल्स इस टाइम पर बड़े ही शार्प, प्रिसाइज, पॉलिश्ड, और जिस काम के लिए जो टूल चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए सारे टूल्स अवेलेबल हैं. इन्होंने पॉलिश्ड, टेक्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स बनाए. अच्छे, बेहतरीन, शार्प एजेस वाले, प्रिसाइज, हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक अलग अलग टूल्स इन्होंने बनाए. ठीक है, यहाँ पर ये है नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स. और इसको अगर मैं आपको एक सेकंड पहले मैं आपको दिखा दूँ. ये जो बात है ना, मैं उसी पे आ रहा था, इसलिए दिखा रहा हूँ अभी मैं. ग्राउंड स्टोन टूल्स, बड़े सारे टूल्स अब इन्होंने ऐसे बना लिए थे जो कि किसी ना किसी चीज़ को पीसने के प्रॉपर तरीके से, मसाले, स्पाइसेस, कुछ दालें, उनके काम आते थे. ठीक है, अभी तक जैसे हमने जो ग्राउंड स्टोन टूल्स पहले देखे थे श्रेया, जो मीसोलिथिक एज में, वो तो कलर वगैरह पीसने के काम आते थे, घिसने के काम. लेकिन अब प्रॉपर तरीके से बनेगी चटनियाँ. सीरियसली, मतलब मैं मजाक के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, सच में पेस्ट बनता था बहुत सारी चीज़ों का इस टाइम पर. एंड दीज आर, देख लो टूल्स, देख लो ये पॉलिश. आज मैं पहले से ही पॉलिश है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने इसके ऊपर कुछ लगा दिया. पहले से ही है ना. तो डर के क्यों बोल रही है यार, मैं कब कह रहा हूँ कि तूने करा ऐसा काम. तो दे डिपेंडेड ऑन पॉलिश्ड स्टोन्स अदर देन क्वार्ट्जाइट फॉर मेकिंग टूल्स. सिर्फ इसको यूज नहीं करते थे, ठीक है, टूल्स बनाने के लिए. और क्वार्ट्जाइट कैसा पत्थर होता है आप जानते ही हो. नहीं, जरूरी नहीं है. इससे नहीं बनाते थे बस, बाकी सबसे. ज़रूरी नहीं भाई, किसी भी कलर का हो सकता है. ठीक है, ये एक चीज़ यूज़ करते थे, सेल्ट. इट वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्राउंड एंड पॉलिश हैंड एक्सेस. ये सेल्ट क्या होता है देखो. ये किसी भी प्रकार का डंडे पे जो अंदर एक स्पेस बनाकर, अगर आप किसी प्रकार का ऐसा ये पत्थर अगर फंसा पाओ ना, इसको सेल्ट कहते हैं. मतलब हथौड़े में क्या होता है, हथौड़े का एक लकड़ी का डंडा होता है, आगे जाके जो वो लोहा जो फंसा होता है स्पेस में, वो लोहा ही हम सब जानते हैं. लेकिन वो जब तक लोहा फंसे ना, तो लकड़ी प्लस लोहा will not be equal to हथौड़ा. सेल्ट होता है किसी भी बोन या वुडन हैंडल के अंदर जब एक स्पेस हो और कोई एक पत्थर फिट हो जाए और उसके अंदर स्पेस बनाई ऐसा गया हो कि उतने शेप का, साइज का, आकार का पत्थर फिट हो सके, वो सेल्ट होता है. हथौड़ा भी कुछ ऐसे ही होता है कि नहीं होता, बताओ, है ना. तो सेल्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट था फॉर ग्राउंड हैंड एक्सेस एंड पॉलिश हैंड एक्सेस. बिसाइड स्टोन टूल्स बड़े तरीके की बोन ऑब्जेक्ट्स भी यूज करते थे. एनसीईआरटी में हमने देखा है, इसको आशिमा याद होगा आपको, हड्डियों से सुइयां बनाना. हम मॉर्निंग लेक्चर में ही श्रेयस के बारे में पढ़ रहे थे मीसोलिथिक एज में भी, कि जब ये माइक्रोलिथ्स आए तो ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को लपेटने के लिए एनिमल स्किन या एनिमल फर का जो इस्तेमाल करते थे, उसके लिए जो भी ये टहनियाँ तोड़ के लाए हैं, जो कि एक तरीके से धागे की तरह काम करेगी, उसको बांधने के लिए कुछ तो चाहिए ना. आपको बड़े बड़े पत्थरों से थोड़ी ना बांध सकोगे, या उंगली डाल कर थोड़ी ना, मतलब आप उसमें एनिमल स्किन के अंदर आप वो पहन पाओगे. तो इन्होंने बोन ऑब्जेक्ट से यहाँ पर नीडल बनाई. ये हालांकि प्रक्रिया पहले भी शुरू हो गई थी मीसोलिथिक एज में, लेकिन अब बहुत प्रिसाइज नीडल्स बनने लगे. ठीक है, इसके बाद स्क्रेपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स
पेंडेंट्स, बैंगल्स और ईयरिंग्स भी मिली यहाँ पर, यानी कि टूल्स प्लस ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज। तो स्क्रैपर्स बोरर्स तो आप जानते ही हो, जो कि एनिमल हाइड्स, एनिमल स्किन को उतारने के काम आता है, और बोरर्स डिगिंग करने के काम आता है। फिर भी मैं आपको एक सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। बोन नीडल, इधर एक फोटो थी, देख रहे हो प्रिसाइजनेस। ऐसे करके वो जाकर कोई ना कोई चीज़ सिलने वगैरह के काम आएगी। है ना मयूर कमाल की चीज़, क्यों आशमा? ठीक है। इसके अलावा न्यूलिथिक एज के ही मैं आपको दिखाता हूँ। बोरर्स डिगिंग करने वगैरह के काम आएगा, खोदने के काम आएगा। स्क्रैपर्स स्किनिंग वगैरह के काम आएगा, क्योंकि इनके एजेस आपको पता है ना काफ़ी शार्प होते थे, तो फ्लैश को स्किन से अलग अलग करना, छीलना काफ़ी आसान। लाइक दिस, ये जो इनके एजेस हैं, ये साइड वाले किए और ऐसे वाले किए, ठीक है। फिर एरो हेड्स तो आपको पता ही है, हमने मेसोलिथिक एज में भी देखा था। एरो हेड, लेकिन मुझे एक बात बताओ श्रेया, मैं इसको क्या कहूँगा कि दिस विल बी यूज्ड एज अ सोलो टूल और एज अ कॉम्पोजिट टूल। प्लीज इलैबोरेट, कैसे? किसी बोनिया बोर्ड पे लगेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट? आशमा समझ पा रहे हो गौरव? ठीक है, भाले की तरह, उसकी तरह स्पीयर, हाँ बांध के। क्योंकि यार इसका ऐसे क्या करोगे, क्या दिखाओगे एनिमल को? आजा मेरे पास, आजा। कहाँ फेंकोगे उसको एनिमल के पास? ये है प्रॉपर तरीके से। पेंडेंट, पेंडेंट क्या होता है? ये भी जनरली किससे बनाते थे ये लोग? बोन से, ठीक है। तो जो आपको मिले हैं वो ऐसे मिले न्यूलिथिक एज की ज्वेलरीज। अगेन प्लीज़ एक बात मैं बता दूं आपको, यार ये एजेस हैं, हम इनको इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती, लेकिन क्या ये इंडिया तक सीमित है क्या? ये नहीं ना। तो आपको जो भी टूल्स वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा मत सोचना, जो भी देखो इंडिया में जो स्पेशली जो मिलेगा ना, ये आपको मेंशन कर देगा, इस साइड पे ये मिला है, इस साइड पर ये मिला है, इधर ये मिला है, उधर वो मिला है। जैसे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइड बुरजाऊ में कहेगा आपको यहाँ पर रेटिकुलर चॉपर मिला है, चिराग में बिहार में यहाँ पर हॉर्न्स ऑफ डियर मिले हैं, वो स्पेशली मेंशन कर देगा। लेकिन जब हम बिना किसी साइट के जब इसको सिर्फ रॉ फॉर्मेट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो समझ जाएगा दुनिया जहाँ भर की साइट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये टूल, ये कुछ ज्वेलरीज हैं यहाँ पर जो मिल रखी हैं, ठीक है। ये रिंग्स वगैरह, पेंडेंट्स वगैरह, ये सारे के सारे। ओके, न्यू पॉलिश टूल्स, इसकी वजह से हुआ क्या, इंसानों के लिए आसान हो गया। इन नए शेप के जो टूल्स आए, इन्होंने जो इन्वेंट करें, इंसानों के लिए आसान हो गया टू कल्टीवेट, हंट and perform other activities in a better manner as compared to the previous ages like Paleolithic and Mesolithic. Invention of pottery.
अच्छा, पॉटरी एब्सेंट है क्या मेसोलिथिक साइट से श्रेया? मेसोलिथिक एज से? अच्छा, वैसे तो एब्सेंट है, लेकिन इन दो जगहों पर तो मिलती है। दो पॉटरीज एब्सेंट एट मोस्ट मेसोलिथिक साइट, इट इज प्रेजेंट एट लंगनाज इन गुजरात एंड कैमूर रीजन मिर्ज़ापुर, यहाँ मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मेसोलिथिक एज में जर्नली ट्रेसेस नहीं है, लेकिन दो साइट्स हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहाँ पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं, कंप्लीट एब्सेंट नहीं है। ऐसी ही एनालिसिस के साथ खिलवाड़ करता है यूपीएससी हमारी, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, अभी सुबह ही करवाया था मैंने, इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लर्न हो किसी को भी, इंक्लूडिंग मुझे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ बस, ठीक है, इन गलतियों से ऐसे एनालिसिस ज़रूर अपनी डेवलप करो। तो न्यूलिथिक एरा कम्युनिटीज दे फर्स्ट मेड पॉटरी बाय हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील, ठीक है। इनकी पॉटरी कैसे होती थी? ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मतलब ये इतना जलाते थे कि वो काली काली हो जाती थी। इसको सिंपली ब्लैक वेयर भी बोलते हैं। ब्लैक वेयर पॉटरी, ये ऐसे दिखा रहे थे मॉल में रखा हुआ आज के टाइम में, ये असली औकात ही है, ठीक है। ये दिस जला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तभी तो कार्बन आ गया ना इसके ऊपर, और यहाँ से छूट भी रहा है कार्बन अलग अलग जगहों से। इसको कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। लाल भी है, ऊपर वाली साइड ज़्यादा जली हुई है, इस प्रकार से कुछ नक्काशी, कुछ डिज़ाइन वगैरह भी दे दी है। ब्लैक बर्निश वेयर, ग्रे वेयर, ग्रे वेयर नॉर्मली टेराकोटा मिट्टी वगैरह से, क्ले से बनाई गई हैं। और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, मैट इम्प्रेस किसी भी कलर की हो सकती है। आजकल स्कूटी बाइक पर ये कलर्स आते हैं ना मयूर, मैटे लुक, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रफ होती हैं, बस ये वो पॉटरी है। इस न्यूलिथिक एज की एक खास बात क्या है, ऑल टूल्स आर जनरली पॉलिश टूल्स। ये जो पॉटरी है, ये जो डिज़ाइंस हैं, कुछ भी हैं यहाँ पर, मटके हैं, वेसल हैं, वो रफ हैं, वो पॉलिश नहीं करे गए हैं बस, ना ही उन पे किसी प्रकार का कोई कलर चढ़ाया गया। उसको कहते हैं हम लोग मैट इम्प्रेस्ड वेयर। जैसे ये देखो, ये पॉलिश लग रहा है आपको, बना अच्छे से, सब कुछ अच्छे से है ना, लेकिन पॉलिश लग रहा है कहीं से? बिल्कुल नहीं। ये पॉलिश लग रहे हैं आपको? इसको क्या कहोगे? ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर, रेड वेयर या मैट इम्प्रेस्ड वेयर? मैट इम्प्रेस्ड वेयर। इसको क्या कहोगे? रेड वेयर। इसको क्या कहोगे? ब्लैक वेयर। इसको क्या कहोगे? मैट इम्प्रेस्ड वेयर प्लस ग्रे वेयर ऑल्सो, ठीक है।
समझ में आ गया कि अलग अलग तरह की पॉटरी क्या होती हैं। तो इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट पॉटरी ऑन अ लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेज। अगली तारीफ इसकी कि क्यों उसको रेवोल्यूशनरी फेज बोला जाता है। इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, अपना गुजारा करके आराम से रह पाते थे वो, और पूरे का पूरा लोगों ने गांव बसा लिया। मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट डी, ये कौन से पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है? ये कैसे है विलेज कम्युनिटीज? एग्रीकल्चर की वजह से जब इंसानों ने सेटल लाइफ बिताना शुरू करी, तब आगे चलकर एक जगह वो सेटल हो गए। जब सारे इंसान एक जगह सेटल हो जाते हैं, तब अलग अलग घर परिवार बनते हैं। पूरे एरिया के घर परिवार जो बनेंगे उस जमाने में, तो क्या बनेंगे? सबसे पहले सिटीज बनेंगी, टाउन्स बनेंगे? है कुछ ऐसा कंसेप्ट? नहीं, सबसे पहले गाँव बने। तो इन द लेटर फेज, देखो दे भी रखा ना, मैंने बोला ना, धीरे धीरे करके सेटल होंगे, घर परिवार बसेंगे, आगे चलकर आपस में शादियाँ होंगी, रिश्ते बनेंगे, बच्चे होंगे। तो इन द लेटर फेजेस ऑफ द न्यूलिथिक एरा पीपल लेड अ मोर सेटल्ड लाइफ। वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, मेड ऑफ मिट्टी, कुछ तीली, कुछ घासेस, कुछ लकड़ियाँ। रीड कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रीड बड़े टाइम से पढ़ा रहा हूँ, रीड दिखा दूँ एक बारी मैं आपको कि रीड होता क्या है। ये होती है रीड। और रीड हाउसेस अगर दिखाऊँ, ये देखिए ना पिक्चरों में इस प्रकार के घर ही है। एक बड़ी सी आंधी है तो इस घर का क्या होगा आशमा? जो अंदर जिस पोज में बैठा है वो वैसे ही बैठा रह जाएगा, है ना। और प्रॉपर तरीके से जो होती थी, जैसे पुराने ज़माने में वो होती थी। और कुछ कुछ लोग बहुत सारे दूर दराज के गाँव में, कुणाल तुमने देखा होगा, ग्वालियर से दूर जाओ तो इस प्रकार के घर आज भी कई लोग बसा कर रहते हैं, जो कि बेसिकली ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि शहरों में नहीं आना चाहती हैं, दूर ही रहना चाहती हैं, है ना। उनका गुजारा हो जाता है जंगलों वगैरह में कुछ खा पी कर, ये होते हैं, ठीक है। रीड हाउस, प्रॉपर तरीके से इस प्रकार के घर। ये देखो, मड एंड रीड दोनों साथ में है, नीचे मिट्टी, ऊपर रीड। और दूर दराज के इलाकों में, गांव में आज भी ऐसे घर होते हैं, है ना। तो दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक बोट्स एंड दे कुड स्पिन कॉटन, वूल एंड दे कुड वीव क्लोथ। तो यानी कि कॉटन एंड वूल के बारे में अवेयर थे क्या ये? बिल्कुल। और बोट बना सकते थे यहाँ पर क्या? फिर बोट बनाने की प्रक्रिया डायरेक्टली लोथल में स्टार्ट हुई, हड़प्पा में? क्या कह रहे हो? बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद अब ये बोट बनाना, एक बार बताना, हाईली स्किल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है श्रेया? बताना इस जमाने के अंदर अगर इंसान बोट बना पा रहा है तो एक नया फेज स्टार्ट नहीं कर रहा वो जीवन का अपना? बताना। अच्छा, ये बोट बन रही तो क्यों बन रही है श्रेया? कि दो लोग घूमे मतलब साथ में बोट में, कि शाम को बोर हो रहे हैं, चल पानी में चल कर आते हैं, घूम के आते हैं, ट्रेड वगैरह के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, भले ही इसके एविडेंसेस अभी नहीं है हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, है ना, लेकिन ट्रेड। क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ जगह हाँ ढूंढने, है ना, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही थी, एडिशनल लेबर को रिकॉग्नाइज करा गया, और दूसरे जो इनके, देखो
ऊपर वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने विलेज कम्युनिटीज जो है वो बनाना शुरू करी। एक गांव में जब आपस में जब लोग रहते हैं तो उनमें किसी प्रकार का मतभेद या भेदभाव होता है क्या? अगर आप इनिशियल गांव की बात करो, अगर आप खुद से सोचो, आप, मैं, हम सब लोग अगर एक एरिया में रहने के लिए तैयार हुए हैं तो हम लोग सोच समझ के एक दूसरे के साथ आए ना। और हो सकता है कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स हो हम सबके बीच में, दूर दराज के रिश्तेदार लगते हो एक दूसरे के, तभी तो जाके अर्ली विलेज कम्युनिटीज बना रहे हैं ना हम लोग। अब लेकिन जो इन गांव से बाहर के कोई लोग हैं वो काम धंधा ढूंढ रहे हैं, तो ये इनके क्या हुए? नॉन रिलेटिव्स हुए। तो जो नॉन किन ग्रुप्स होते थे इनको प्रोक्योर करा जाता था, लेकिन अपने घर परिवार या मैट्रिमोनियल अलायंसेस में शामिल करने के लिए नहीं। अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो तुम्हें लेबर के तौर पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और अलग अलग काम दिया जाएगा लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। क्या ये मेल फीमेल की लेबर डिवीजन, मैं आउटसाइड ग्रुप की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेल फीमेल की लेबर डिवीजन क्या श्रेय हमें मेसोलिथिक एज में भी देखने को मिलती है? इसका प्रूफ क्या है? कौन सी पेंटिंग, कहाँ, क्या कैनवास पे? रॉक पेंटिंग, ठीक है। सिर्फ पेंटिंग नहीं, श्रेया गुनाह हो जाएगा, गुनाह, गलती भी नहीं, गुनाह। एग्जामिनर कहेगा कॉल करके, कौरा जी क्या लिखना चाह रही हैं? भारत माता का चित्र बनाया था लोगों ने। उसके बाद नियोलिथिक रीजनल कल्चर्स। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है ना आप सबको? बताओ, इतनी जितनी मैंने बातें बोली, एनालिसिस ये पूरी समझ में आई अच्छे से, आराम से? कोई दिक्कत? कुछ और बात रिपीट करूँ? कुछ और समझना है? क्या आगे बढ़ सकता हूँ मैं? क्योंकि एक ये फेज़ ख़त्म हो गया, अब जो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ अब वो एक अलग कहानी है। ये समझ में आ गया? अभी हमने जो पॉइंट्स जाने इस लेक्चर के अंदर, क्या जाने कि वाई न्यूलिथिक फेज इज नोन एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, जैसा कि वी गॉर्डन चाइल्ड डी ने कहा था। ठीक है, आप इनको कोड कर सकते हो, इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना। जब भी आपको न्यूलिथिक फेज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहना हो ना, खुद से कभी क्लेम मत करना ये वाली लाइन, वी गॉर्डन चाइल्ड डे आपके दिमाग में होना चाहिए। न्यूलिथिक रीजनल कल्चर्स। न्यूलिथिक को जैसे ही हमने स्टार्ट करा, हमने एक चीज़ देखी ना, राइटर ने, मतलब राइटर इन द सेंस के हिस्टोरियंस ने हमें असमंजस में फंसा रखा है। 8000 से 6000 BC बोल रहे थे पहले, फिर कहते हैं कि 8000 से किसी किसी एरिया में 1000 BC तक भी जाता है न्यूलिथिक कल्चर, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, ये अलग अलग कहानी है, नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, ईस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया की, राइट। तो हम ना अलग अलग रीजन के हिसाब से न्यूलिथिक कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूलिथिक कल्चर जिस प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब, मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ओके। अब एक एक करके सबको मार्क करते चलेंगे, डोंट वरी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि मैंने येलो से मार्क कर रखा है, मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ, जब भी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती ना, मैं इंडिया का मैप बनाकर आराम से जितने बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे मुझे लंबे समय के लिए याद रह जाता है। फिर मेरा 3-4 महीनों का गुजारा चल जाता है, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर दोबारा याद रह जाता है। तो न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया न्यूलिथिक कल्चर काफ़ी ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया था। इट बिगेन एट अ वेरी अर्ली डेट। फॉर इंस्टेंस, मेहरगढ़ की जो साइड है, यानी कि देख रहे हो श्रेया, मेहरगढ़ जो है उसका एविडेंस हमें देखने को मिल जाता है न्यूलिथिक एज के अंदर। और ये वाली बात हमें भूलनी भी नहीं है
क्योंकि जस्ट इसके बाद अब क्या शुरू हो जाएगा, ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात तो रही है ना यहाँ पर। अच्छा, मेहरगढ़ आज के टाइम पर कहाँ पर है? पाकिस्तान। तो इट हैड प्रोड्यूस्ड एविडेंस ऑफ अर्ली न्यूलिथिक टाइम्स डेटिंग टू 7000 BC। यानी कि अगर हमें कोई बोले न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट मेंशन कर सकता हूं। नंबर 1, अर्लीस्ट न्यूलिथिक कल्चर एंड अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट यहां पर देखने को मिली मेहरगढ़। एंड इस रीजन को क्या मैं बोल सकता हूँ, उस पूरे रीजन को जो येलो कलर से मैंने मार्क कर रखा है, इसलिए मैंने बनाया था डायग्राम, आपको देखना अच्छे से एनालिसिस समझ में आएगी। अभी तक श्रेया हम लोग क्या जानते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, मेहरगढ़ इज द प्रीकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन होने से पहले इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो देखने को मिलती है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में घर मिला था जिसमें 4 कमरे थे, एक छत थी, और वो करके छत का ट्रेसेस नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ लिविंग कंडीशन कहीं और देखने को नहीं मिली, यही जानते हैं ना। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि रीजन बताओ, साइड मत बताओ, रीजन बताओ कि विच वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप कहो न्यूलिथिक कल्चर, जो कि पनप रहा था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और ये वाली बात जाहिर है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी तो इसी येलो रीजन से शुरू होता है जो मैंने बनाया है। बताओ गलत बोल रहा हूँ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और बात इसकी भी नहीं, आपको सर हड़प्पा तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। अरे सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी तो यही दोनों पे थी। मोहनजोदड़ो तो सबसे बेस्ट था, राइट। और कहाँ पर है मोहनजोदड़ो, इंडिया में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। तो क्या वो येलो रीजन के अंदर आता है कि नहीं आता जहाँ मैंने बनाया है? मेरी एनालिसिस समझ में आ रही है? पहले बताओ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है? आशिमा, श्रेया, गौरव को डाउट? कुणाल पक्का? तो दिस कल्चर प्रिसीडेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आ गई वो अपनी फेवरेट लाइन। श्रेया यहाँ से चोरी कर करके देता था 3 महीने समय ये, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर। ये पिंक कलर से बना रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर जो था कश्मीर के अंदर, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हो गया था उसके साथ कंटेम्प्रेरी फॉर्म में चल रहा था। सोच के देखो, कहां मिलेगा ऐसा इतना प्यारा फैक्ट। क्या हड़प्पा मेहरगढ़ का कंटेम्प्रेरी था? नहीं, उसकी एडवांस फॉर्म था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा याद रखना। एक बात मैं बता दूं गौरव, आपने तो अभी तक एनसीईआरटी आई थिंक हड़प्पा तक पहुंच ही गए हो, बना लिए नोट्स आपने उसके, है ना, 6th क्लास से। हड़प्पा, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कह रहे हैं सिर्फ हड़प्पा साइट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। श्रेया, टू बी प्रिसाइज, मयूर, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही वर्ड मेंशन करा करो एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत नैरो अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है स्टूडेंट की, ठीक है, कि बस एक नाम रट्टा मारा हुआ है 6th क्लास से, भाई हड़प्पन 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 चिल्लाते रहते बच्चे। लोथल के बारे में पूछ रहे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख रहे हैं, राखी गढ़ी के बारे में पूछ रहे हैं, कालीमंगन के बारे में पूछ रहे हैं, सुरकोतोड़ा के बारे में पूछ रहे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख रहे हैं। कहाँ सुरकोतोड़ा, कहाँ हड़प्पा? बाय द वे सुरकोतोड़ा में क्या मिला था? क्या? फोर्सेस। लेकिन यूपीएससी ने इसको क्या कर दिया था 2017 में? गलत। हाँ, हमने देखी ही नहीं जी। तो न्यूलिथिक कल्चर कश्मीर के अंदर इट वाज कंटेम्प्रेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर लोग जो थे वो पिट हाउसेस में रहते थे। पिट हाउसेस का मतलब जानते हो? मतलब जैसे एक अंडरग्राउंड, हाँ अंडरग्राउंड नहीं रहता, जैसे जमीन के अंदर नहीं, मतलब एक अंडरग्राउंड जगह जैसे बना रखी होती है हमने। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, श्रेया, कुणाल, गौरव, हमारे यूपी, पंजाब और एमपी में
जब भी हम किसी के घर जाते हैं जिसके घर थोड़े पुराने से बन रखे हैं, एक दहलीज चढ़नी पड़ती है। श्रेया नोट करा होगा कभी, एक बाहर ना बरांडे में दहलीज बनी होती है, इसके ऊपर चढ़ के आप उनके घर पे जाते हो, है ना। इसको आप अपोजिट कर दो। पहले क्या होता था, दहलीज अब बनने लगी है। पुराने ज़माने में, इस ज़माने के अंदर आपको पहले ना नीचे उतर के जाना है। अभी क्या करना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है 2-4 सीढ़ियाँ। दहलीज बनी होती है ना, इसी पे शाम को लोग औरतें बैठ जाती है टाइम वेस्ट करने अपना, है ना। तो दे लिव्ड इन पिट हाउसेस, लगभग 4 मीटर डीप होते थे, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड वेदर। तो नीचे जाके क्या हो जाएगा बताओ। जिन घरों में बेसमेंट होता है ना, वो वो ठंडे होते हैं। ये पिट हाउसेस का कंसेप्ट पता है आज के टाइम में कौन सी कंट्री फॉलो करती है? कैन यू नेम दैट कंट्री? वेरी गुड, अफगानिस्तान। रशिया नहीं, रशिया तो ऑलरेडी -50 डिग्री, -30-20 डिग्री का टेम्परेचर। अरे यार, ये ठंड से बचने के लिए हो रहा है, जिंदा नहीं मारना है। तो हाँ, लेकिन अफगानिस्तान का मैं बेसिकली बताता हूँ कंसेप्ट आपको क्या होता है वहाँ पर। अफगानिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो पिट हाउसेस बनाकर रखते हैं, लेकिन पिट हाउसेस के नीचे भी एक पिट बनाते हैं जिसमें वो घरों के नीचे एक वाटर टैंकर बना लेते हैं। मतलब जितना बड़ा आप आसपास, एक बार के लिए अभी आप लोग सब एक बार स्क्रीन की तरफ छोड़कर अपने आसपास कमरे के साइज को देखो और इमेजिन करो फिर अपने फ्लोर का साइज, कि जो आप दरवाज़ा खोलोगे फिर आगे वाला जो कमरा है, इतने पूरे बड़े घर में वो लोग पानी ही पानी भर देते हैं, जिसको कहते हैं आम भाषा में, गौरव अपने यूपी में एक वर्ड सुना होगा, हौदी। घरों के अंदर जो बन रखी होती है, छोटा तालाब, मतलब काइंड ऑफ टैंकर, जिसको हौदी कहते हैं। तो वो घरों में इतनी बड़ी बड़ी कमरे की साइज की हौदी बना लेते हैं। वो क्या होता है, वो ना एक वाटर प्रेसिपिटेशन सिस्टम बन जाता है उनके घर का, जिससे जब पानी भरा हुआ किसी जगह पर तो ठंडक प्रदान करेगा वो उस जगह को। कुआं भी तो ऐसे ही होता है उनका, ये मानना है भाई कुएं में लोग नहाते भी हैं, उसका पानी भी पी लेते हैं, और अगर आप उसको छोड़ दो तो मिट्टी या इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है ऑलरेडी नीचे। ऐसे ही अफगानिस्तान के लोग भी करते हैं आज भी, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्केप कोल्ड वाटर। आगे बढ़ूं तो कश्मीर के बारे में क्या सीखने को मिला आपको? बेहतरीन पॉइंट, इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे, न्यूलिथिक कल्चर ऑफ गैंजेस वैली एंड सेंट्रल इंडिया। गंगा की साइड की बात हो रही है, तो इसको हम गंगा यहाँ से, एंड ये है आपका सेंट्रल इंडिया, ब्लू कलर से, ठीक है। एक बड़े से A4 शीट पे शेयर है, मतलब इसको बनाकर थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, देख लेना अपने हिसाब से, कलर वगैरह या पेन वगैरह के अलग अलग साइज़ कुछ बना देना, और ऐसे करके मार्क करके इसको लिख लेना कि कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रह जाए, ताकि कल को अगर बनाने को या कुछ भी अगर आए तो ये फालतू की चीज़ें बकवास ना लिख करना, आपका टाइम बचाए, आप मैप के थ्रू ही दिखा सको सारी चीज़ें, है ना। कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कश्मीर लिख दिया, और बगल में आपने लिख दिया कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, ख़त्म, है ना। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर ये लिख दिया, पिट हाउसेस बनाते थे, बात खत्म। मत लिखो 4 मीटर 5 मीटर फालतू की बातें, ठीक है। तो न्यूलिथिक कल्चर ऑफ गैंजेस वैली एंड सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर जो न्यूलिथिक साइट्स थी, यहाँ पर एक आपको चीज़ देखने को मिलती है, इट इज़ मार्क्ड बाय, कैटराइज्ड बाय कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी। ये देखो, कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी बेसिकली क्या होता है, इस तरह की जो धारियाँ, ये जो लकीरें बनती है ना, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कॉर्ड कहते हैं। जैसे इसकी कोई बड़ी फोटो, अरे यार,
इसने एक पर्सन ने जैसे आइसक्रीम की एक डंडी होती है उसके ऊपर एक ये धागे लपेट रखे, एग्जाम्पल के लिए मान लो, उससे ये गीली मिट्टी पर ऐसे ऐसे करके निशान दे रहा है। इसको कॉर्डमार्क पॉटरी कहते हैं। क्या आप कहोगे क्या रेलेवेंस इसकी? कुछ नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है। उन्होंने घर में शोशाबाजी के लिए या इम्पॉर्टेंट कुछ ओकेशन के लिए इसमें खाना वगैरह या कुछ मदिरा सर्व करने के लिए बनाए होंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाई। अगर आप इसको देखो थोड़ी सी अलग हट के नहीं लग रही मयूरी बहुत उस एरा से, डिफरेंट पॉटरी, तो ये नॉर्मल तो उसके लिए यूज़ नहीं होती होगी। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखा जाता हो, ज्वेलरी रखी जाती हो, कपड़े रखे जाते हो, क्योंकि आशमा हमारी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन हमें कहती है ना गौरव ये कि पॉटरी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचो उसके अंदर सिर्फ पानी रखा जा रहा है, खाना रखा जा रहा है। सारी चीज़ें, अनाज वगैरह स्टोर करना, कपड़े स्टोर करना, ज्वेलरी स्टोर करना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स स्टोर करना, सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। ठीक है, ये लग रही है ना अलग सी पॉटरी। दिस इज कॉर्डमार्क पॉटरी। तो यहाँ पर आप श्रेया ऐसे करके इसको लिख देना, कॉर्डमार्क पॉटरी, और एक हल्का सा कोई घड़ा वगैरह बनाकर अपने हिसाब से उस पर ऐसे ऐसे करके ये वाले निशान दे देना। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर हैं कोलदीवा, चिरांद, सेनुवार एंड महाकारा। अगेन मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करने वाला ये, क्योंकि आप खुद से सर्च कर करके अगर लिखोगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर ही हमारा इतना बल्कि था विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। मैंने आपको बोला था ये आपका सारा काम करना है, और मैंने आपको इसके लिए एक हिंट भी दे दी थी कि आपकी मर्जी भाई एग्ज़ाम से पहले करो इसको, या अक्टूबर में जब हम फेस टू फेस रिवीजन स्टार्ट करेंगे आप तब करो। स्टिकी नोट्स लगा लो पूनम दलाल भैया की बुक पे, या अभी मार्क करके रख लो, लर्न बाद में करना, मतलब लिख के रख लो सारे नाम, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है आपको। क्योंकि अगर मेरा टेस्ट हुआ और फिर आपसे अगर ये नहीं बने तो मैं आपकी आत्मा खींच लूँगा आपके मुंह में हाथ डाल के। उसके बाद न्यूलिथिक कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये वाली से, ठीक है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट तक नहीं गया हूँ, मैंने ईस्टर्न इंडिया जितना बनाया ये ग्रीन कलर से उतना है। ठीक है, तो न्यूलिथिक साइट्स जो हैं ईस्टर्न इंडिया में, दे आर फाउंड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड ये बेसिकली हमें उस टाइम पर जो दूसरी न्यूलिथिक साइट्स हमें मिली हैं ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, बिल्कुल उन साइट्स के जैसी सिमिलरिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो shows similarities with East Asia and Southeast Asia। और साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या? इंडोनेशिया, आज के ज़माने के हिसाब से जो नाम है उनके कंट्रीज़ के, इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका लाओपीडियार, कैम्बोडिया, ठीक है, वियतनाम, और ये सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, इससे हमें एक चीज़ और पता लग गई कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी नियोलिथिक कल्चर था। देख रहे हो श्रेया कितना हैंडी है ये वाला फैक्ट। अगर ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं और यहाँ पर ये बोल रहा है कि नियोलिथिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, हमें कुछ तो पता लगा कि वर्ल्ड में और कहाँ पर चल रहा था नियोलिथिक कल्चर, है ना, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और ये तो किसी से पूछ के देख लेना, किसी भी यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शन वाले से पूछ के देख लेना ये वाला फैक्ट किसी से, उसी जबान लड़खड़ा जाएगी आपके सामने। तो उससे पूछना था भाई बताइए चलो यार ये नियोलिथिक कल्चर और कहाँ मिलता था इंडिया के अलावा। उसके बाद नियोलिथिक कल्चर ऑफ सदर्न इंडिया। इसको हम बना रहे हैं वाइट से।
तो दीज साइट्स हैव बीन फाउंड मेनली इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कुछ नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा तमिलनाडु का। इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, जैसे कभी भी आपको स्टेट का नाम आए ना तो नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और तमिलनाडु, इतना नहीं। हमारे पास लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, इतना परेशान मत करो अपने आप को, ठीक है। सिंपल 3 राज्य लिखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बस, ठीक है। जहाँ पर प्रिसाइज होना होता है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपका काम चलेगा, कहाँ से नहीं चलेगा। ये सब नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, ये फालतू बातें हैं। तमिलनाडु में मिला है तो मिला है, कहीं पर भी मिला हो बाढ़ में जाए। दीज साइड्स हैव ऐश माउंट्स इन द सेंटर विथ सेटलमेंट्स अराउंड देम। यहाँ पे हमें राख के कुछ टीले मिले हैं सेंटर में और उनके इर्द गिर्द सेटलमेंट्स हैं। अब भगवान जाने या ये लोग जाने या तंत्र मंत्र टोना टोटका की वो कुछ प्रक्रिया होती हो, या फिर ये कोई मरे हुए मुर्दों की राख हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो हिस्टोरियंस पता लगा लेते इसको। या फिर ये कोई ब्यूरियल नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, हवन यज्ञ के कुछ अवशेष हों ये, और इसके इर्द गिर्द सेटलमेंट मिली है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये आपको गूगल पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैं डॉट इसलिए बना रहा हूँ, समझ जाओ कि ये ऐश माउंट है, राख है ये। इसके टीले मिले हैं और अगल बगल सेटलमेंट्स। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऐश माउंट्स विद हाउसेस अराउंड देम ऑन ऑल साइड्स। अब आप समझ गए ना, मतलब श्री अगर ये हिस्सा, अगर ये एरिया होता होगा तो यानी कि बहुत बड़ा होगा ना ये एरिया। मतलब ऐश माउंट ऐसा भी नहीं कि एक दो के, मतलब एक दो के कमरे के अंदर बीच में राख पड़ी है, चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, ऐसा भी नहीं। एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे एक बड़ा सा मैदान मान लो, पार्क मान लो, मयूर इमेजिन कर पा रहे हो ना। यहाँ पर आप देख लो, इसको अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये प्रॉपर तरीके से वैसी मिट्टी रह गई है कुछ यार। अब ऐश ना अलग चीज़ होती है, जली हुई चीज़ को हम लोग राख कहते हैं, ये तो नॉर्मल मिट्टी है ना। लेकिन आप चलो ठीक है, अगर इसको लेना चाहते हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये राख मिली होगी इनको अलग अलग जगह पर, इधर उधर, और उसके इर्द गिर्द इस प्रकार की सेटलमेंट्स हैं। अब चाहे वो पिट ड्वेलिंग हो या कोई कमरे हों या कोई स्ट्रक्चर हो, ये मिल रखी हैं चीज़ें। लेकिन यही है बात, वही है ना कि ये इमेजेस को जस्टिफाई कर नहीं रही ना। मैं आपको ये सेटलमेंट ये कैसे समझाऊँ, ना वो कमरे दिख रहे हैं आपको, ना वो राख दिख रही है। ये उल्लू का पट्टा पता नहीं क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा था, वो होमवर्क में करके बैठा हुआ था मैं। न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इसका ठीक है। न्यूलिथिक कल्चर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये काफ़ी लेट आया, एंड इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 2500 टू 1500 BC, और या फिर उसके बाद भी। अगर उसके बाद भी है तो कहाँ तक पहुँचा होगा, 2500 से, नहीं कहाँ तक, अभी मैंने आपको बताया था
अब देखो श्रेया, हमने यहाँ पर मेंशन करना था अर्लीस्ट, ये क्या बोलेंगे, लास्ट, या फिर एकदम लेट में जाकर अपना न्यूलिथिक कल्चर को सिग्निफाई करता है, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो डैट न्यूलिथिक कल्चर जो है इंडिया के अंदर, दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजनल कल्चर्स। ये जो हमने ऊपर पढ़े, न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कश्मीर, गंगा वैली, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और अलग अलग टाइम पीरियड में फ्लरिश हुए। सबसे जल्दी कौन सा, आज हमें क्या जानने को मिला, सबसे जल्दी कौन सा, कौन से रीजन का, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। सबसे लेट कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। किसके कहाँ पर कौन से रीजन का कौन से रीजन का न्यूलिथिक कल्चर सिमिलरिटी शो करता है किसी और कंट्री में मिलने वाली न्यूलिथिक कल्चर के साथ, हाँ, उसको आप क्या बोलोगे, मतलब ईस्टर्न इंडिया। और कौन सी कंट्री में पाया जाता था और इंडिया के अलावा न्यूलिथिक कल्चर, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। मतलब आज के समय में उसको वो नाम मत दो, मतलब गौरव, लेकिन बस रीजन बोल दो, ठीक है। उसके अलावा कौन सा ऐसा न्यूलिथिक फेज था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो भी गया तब भी वो कंटिन्यू था, कश्मीर। कहां पर हमें पिट हाउसेस देखने को मिले, कश्मीर के अंदर। मेहरगढ़ कहां पर था, नॉर्थ वेस्ट। अरे मत नाम लो पाकिस्तान का, इस ज़माने में नहीं यूज़ हो रहा वो, ठीक है। पूरी हिस्ट्री की वाली बुक ख़त्म भी कर लोगे तब भी पाकिस्तान नाम नहीं आएगा क्योंकि एशियन मेडिकल है। जैसे आपको पता है 1992 तक रशिया बोलना हराम है, ओके। और उसके बाद एक दो और पूछूँ मैं अगर आपसे, अलग अलग तरह के मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐश माउंट कहाँ पर मिला, जहाँ पे इर्द गिर्द सेटलमेंट्स थी, सदर्न इंडिया, है ना। और कौन सा सबसे लास्ट फेज था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बस समझ में आया अच्छे से। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।